इंडिया गठबंधन में भी जिस तरह से आज 2 दिवसीय उनकी जो बैठक है वो समाप्त हो गई है, क्या बैठक से निकलकर सामने आया क्या नहीं, तो देखा जाए मनोज जी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल। एक तो पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है सामने आई, और इससे पहले जो है ये हुआ कि विशेष सत्र जो है 18 से 22 सितंबर को बुलाया जा रहा है, उसकी बैठक होगी। तो ये चीज तो पहले ही कल के दिन में देखा जाए तो पानी फेरते हुए पूरी तरह से नजर आए। आज जब ये दूसरा दिन था, दूसरे दिन में कुछ अहम मुद्दों पर उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी, अहम चीजों पर चर्चा करनी चाहिए थी, कुछ अच्छे फैसले लेने चाहिए थे। तो इसमें भी है कि बस अगली बैठक दिल्ली में होगी, और दिल्ली में होगा कि सीटों की साझेदारी कैसे की जाए, सीटों को लेकर बात होगी। और 11 कुल मिला के शायद 13 सदस्यों की जो है इनकी कमेटी बनी है, समन्वय कमेटी बनी है। तो कुल मिला जुला के इनका देखा जाए तो कुछ खास इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो कुछ खास फैसले नहीं लिए गए हैं। जिस तरह से देखा जाए तो कुल 13 सदस्यीय समन्वय की समिति को है जो है आज अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने 13 सदस्यीय समन्वय समिति के नामों की घोषणा की है। इसमें केसी वेणुगोपाल कांग्रेस, शरद पवार, टीआर बालू, हेमंत सोरेन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, ललन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती शामिल है। तो कुल ये 13 सदस्यीय समन्वय समिति की जो कमेटी गठित कर दी गई है, ये उनके जो है मेन लीडर हो गए। और अगली जो सुप्रिया सुले ने कहा कि अगली जो है बैठक वो दिल्ली में होने वाली है। तो क्या लगता है मनोज जी, कितनी सफल और कितनी जो है विफल? देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 2 दिन का बैठक होने वाली है और 2 दिन में बहुत सारे मुद्दे हुए थे कि जिस पे चर्चा होगी, लेकिन अगर सिर्फ ये 13 समितियों मतलब 13 लोगों की एक समिति ही अगर डिसाइड करनी थी, उसके लिए सबसे पहले तो 2 दिन की जरूरत नहीं थी, ये 1 दिन में भी हो सकता था। और अगर ये घोषित करना कि अगला मीटिंग जो है दिल्ली में होगा, मुझे नहीं लगता इसके लिए इतना बड़ा 2 दिन की मीटिंग्स की जरूरत थी और इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत थी। तो ये मुझे जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा अगर आप ओवरऑल कल का जो समय देखें और आज का समय देखें, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के अलायंस सारे लोगों के अगर आप बाइटें सुनेंगे, अगर जो भी इंटरव्यूज आए हैं, वो पूरी तरह से सिर्फ एक ही चीज रहा, मोदी सरकार भाजपा को कोसने में कि वो असफल सरकार है, डरी गई है, हमसे डर गई है। पहले तो एक दिन पहले दिन देखा जाए तो पहले तो आने जाने का जो सिलसिला है वही रात तक लगा रहा, वही सारे इकट्ठा होने में ही 1 दिन लगा दिए, 1 दिन लगाए। और बीच में जो वक्तव्य जो आए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो वक्तव्य है, प्रधानमंत्री कौन होगा ये मुद्दे पे मतलब सफाइयां देते रहे और सिर्फ आरोप लगाते रहे कि हमसे डर गई है, जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसे वैसे चाइना हटेगा, वैसे वैसे ये हो। पर ओवरऑल कहें ठीक है, ये सब भी राजनीति का एक पार्ट है और ये होना चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से 2 दिन का आपने मीटिंग किया और इस मीटिंग में इतना बड़ा तामझाम खड़ा किया, 28 दल के लोग आए अलग पूरे देश से और मिलके सिर्फ ये 13 लोगों की आप ये तय करके रह गए। आपने इसके अलावा जो प्रेस ब्रीफिंग में भी आपने ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे कि कहा जाए कि बड़ी बात बताई हो। बिल्कुल। तो ये पूरी तरीके से मैं तो मानता हूं कि ये मीटिंग आप कितना भी गालें, लेकिन ये पूरी तरह से फेलियर है। चलिए पहले सुप्रिया सुले की बाइट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि सुप्रिया सुले ने क्या कहा अगली बैठक को लेके, वो सुनिए फिर हम चर्चा करते हैं। सुप्रिया जी, अगली मीटिंग कहाँ होगी अब? दिल्ली में। अगली मीटिंग दिल्ली में? हाँ। चलो, कब किस डेट पे? आपको कौन सी डेट पे चाहिए उस दिन रख लेंगे। तो अगली बैठक जो है दिल्ली में होगी। जब पत्रकारों ने पूछा कि कब होगी तो उन्होंने ये कहा कि आप जिस दिन कहिए उस दिन हम जो है मीटिंग रख देंगे। तो कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के अटेंशन के लिए ही ये जो पूरा एक हुआ था,
कि 2 दिन की बैठक मुंबई में होगी, ये होगा वो होगा, तमाम विपक्षी दल जो है इकट्ठा हो गए और जो पूरी तरह से एक जो हवा बनाया गया वो कहीं ना कहीं अब साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है और तमाम बातें कही गई, आरोप पे आरोप जो है लगाए गए, चाहे वो राहुल गांधी हो, लालू यादव या कोई भी विपक्ष का नेता हो। राहुल गांधी ने क्या कहा ये आप सुनिए, फिर हम आते हैं अपनी चर्चा पर। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? मतलब जो दुनिया का सुपर पावर था, जो आज अमेरिका है, उस समय इंग्लैंड था, वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाया, उल्टा कांग्रेस ने उसको मिटा के बाहर भगा दिया। और मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अदानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। मतलब सोचते हैं कि अदानी जी का पैसा कांग्रेस पार्टी को मिटा सकता है। भारत में विकास की बात हो या भारत में गरीबी बेरोजगारी की बात हो और मोदी सरकार पर तंज कसने की बात हो, तो लगातार जो है राहुल गांधी, चाहे अभी उनका लद्दाख दौरा हो, वो बेंगलुरु गए वहां और कर्नाटका गए वहां, किसी भी दौरे पर हो, वो मोदी के ऊपर तंज कसने से जो है अभी बाज नहीं आ रहे हैं और 2024 का चुनाव लग रहा है कि ये तंज कसते कसते ही चला जाएगा। लालू यादव और अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ इसी तरह से मोदी पर तंज कसे, क्या कहा उसको सुनिए आप। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे, आप लोग पर प्रेस के लोग भी, कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहां पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं। तो पहले तो लालू जी ने खाता खुलवा लिया, अब उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि मोदी जी ने 15 लाख रुपए उनके खाते में नहीं दिए।
और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये खुद को सबसे बड़ा भगवान समझने लगे हैं और जब कोई खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगता है तो उसका पतन निश्चित होता है। अब मोदी का पतन हो गया या नहीं तो पता नहीं, लेकिन 2 दिन की ये जो बैठक है उसका जो इन्होंने पतन किया है उस पर क्या कहना है? जी देखिए, जिस तरीके से ओवरऑल देख रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा कि बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन को तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। और लालू जी ने जो कहा, ये पुराना मुद्दे को एक, अब लालू जी के अंदाज बहुत ही बेहतरीन होता है जिसपे हर कोई जो है हंसता है और बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, लेकिन उनका जो बोलना था, ये जो मुद्दा है 15-15 लाख वाला, ये भी मुद्दा पुराना ही मुद्दा है। पर बात ये नहीं है, आप किसी को भी देख ले, राहुल गांधी ने क्या कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, अंग्रेज जब कांग्रेस को नहीं हटा पाए तो आप क्या हटाएंगे, इस तरह से बात। तो क्या ये बात आप सब एक जगह जाकर ये बोलने के लिए आपने इतनी बड़ी मीटिंग करवाई थी? अगर हमले ही करने थे तो आप घर में बैठ के अपने ऑफिस में, कार्यालय में, जहां आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑफिस का जो कार्यालय होता है, आप वहां से भी बैठ के ये चीजें बोल सकते थे। तमाम रैलियां मतलब या प्रेस ब्रीफिंग होती है, अगर यही करना था तो आप वहां से करते। या 11 लोगों की जो आपने समन्वय समिति बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसको सिर्फ यही करने के लिए आप गए थे। और लेकिन इस कारण से जो कलई खुली इनकी, उस पे क्या कहेंगे आप? कल जो है पूरे मुंबई में पोस्टर वॉर चला है इनके बीच में। बिल्कुल पोस्टर वॉर चला है। नीतीश कुमार अलग जो है देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री की मांग में आ गए, पोस्टर लग गए। राहुल गांधी का अलग पोस्टर लगा हुआ है, ईमानदार प्रधानमंत्री अलग। और सबसे ज्यादा, उससे भी बड़ी बात, आप शिवसेना और कांग्रेस के वहां पे ये हो गए फाइट कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा पोस्टर क्यों लग रहे हैं, शिवसेना के पोस्टर कम क्यों हैं। इसके चलते कई जगह जो है, जो बांस बनाकर जो पोस्टर लगाए गए थे, वो सारे पोस्टर जो है हटाए गए बैलेंस करने के लिए। लेकिन वहां पे भी क्या, आप एक तरफ कह रहे हो कि सब प्रधानमंत्री, तो क्या ये बताने के लिए आप वहां पे अपनी मीटिंग की कि 15 हमारे यहाँ कौन कौन जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, ये बताने के लिए आप पहले से ये था कि झंडा तय होगा, लोगो तय होगा और बाकी चीजों पर रणनीतियां तय की जाएगी। आप कुछ तो कम से कम, आप हर बात नहीं बता सकते, ये सबको समझ में आता है जो अंदर तय करना था, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज बताते हैं जिससे हमें ये समझ में आता है जनता इंडिया गठबंधन को मजबूत इसलिए मानेगी क्योंकि आपने वहां एक जगह जमा होके बीजेपी डर रही है ये बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि क्या इंडिया आगे बढ़ेगा तो चाइना पीछे हटेगा। आप अगर आ जाएंगे तो चाइना को पीछे हटा देंगे, मतलब आप कैसे हटाएंगे? आप ये भी बता देते कि कैसे हटाएंगे, तब तो भी समझ में आता कि चलो आप वॉर करके हटाएंगे या रिक्वेस्ट करके हटाएंगे या पैसे देंगे या कौन सी चीज करेंगे। कुछ तो ऐसी बात रखते जिससे जनता में ये संदेश जाता कि आपने कोई एक्शन लिया। वैसी कोई चीज नहीं, हर किसी ने, जो भी आप देखेंगे ओवरऑल जितने लोगों ने भी बोला, उद्धव जी ने बोला, संजय राउत ने बोला, सभी लोगों का स्टेटमेंट ओवरऑल एक है। अब अगर आप देखेंगे विरोधाभास कहां कहां होता है, ये भी देखिए। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनका अपना भाषण है कि इसमें जो है एक समन्वय, ये क्या बोलते हैं, एक संयोजक होना चाहिए, संयोजक के बगैर काम नहीं चाहिए, आप संयोजक बनाइए। उनका जो स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि संयोजक क्यों नहीं बना रहे, तो अभी ये संयोजक होगा या नहीं, इस पे आम राय नहीं बना पाए आप। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि संयोजक होने से क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? इस वजह से संयोजक, क्योंकि जो नाम उठ रहे थे वो खड़गे और नीतीश की बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है। अभी संयोजक की बात पे इसी तरीके से उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप बार बार ये मीटिंग्स क्यों रख रहे हैं, ये मीटिंग, क्योंकि बार बार हर 2 महीने पे आना, इस तरह से मीटिंग करना, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। आप एक्शन क्या ले रहे हैं, या आप दिन भर अगर भाजपा को कोसेंगे तो रिजल्ट थोड़ी निकलेगा। तो इस तरह की चीजें अभी आपस में बहुत सारे जो है चर्चाएं ऐसे हो रही है जिसमें कि लग रहा है कि इनमें अभी नहीं कोऑर्डिनेशन हुआ। जैसे एक बात और सामने आई कि सीटों के बंटवारे पे जो है चर्चा होनी चाहिए, सीटों के बंटवारे पे चर्चा होनी चाहिए। आपने किया नहीं किया, या आप यही कहते कि सीटों के बंटवारे को लेके हमने एक चीज तय किया, तो समझ में आता कि आपने, भले वो बताते या ना बताते, आप ये बात भी रख सकते, लेकिन आप जब कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा
कि सीटों का बंटवारा होगा तो आम आदमी पार्टी को हर जगह पे भागीदारी चाहिए जी। अब अगर आप हर जगह, जबकि अब कहां है, सिर्फ दिल्ली में और पंजाब में, गुजरात में आपने कोशिश की 2-4 सीट 5 सीट लेके आए हैं, ठीक है, तो आप भागीदारी मांगेंगे। अब आप कहेंगे कि चूंकि मैं नेशनल पार्टी हूं, अब मैं तो अब छत्तीसगढ़ भी लड़ने जा रहा हूं, आप एमपी भी लड़ लें, सब जगह कहें कि अब सब जगह मुझे भी भागीदारी दे दिया जाए, तो आप हर जगह मांग करेंगे। तो अभी ये सबको पता है कि इस तरह की मांग को लेकर आपस में कहीं ना कहीं वो खींचतान होनी है। आप देखिए कि बंगाल में जिस तरह से राहुल गांधी ने सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस से बात की, साझेदारी की बात की, तो अभी जो है मुझे लग रहा है ये दिखाने की चीजें चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो समन्वय इनका आपस में नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल, और यही कारण है कि समन्वय बन भी नहीं पा रहा है। जिस तरह से पहले दिन देख लिया जाए, विशेष सत्र को जो है अनाउंसमेंट किया गया प्रहलाद जोशी के द्वारा। अब सच्चाई ये है, अगर कहा जाए तो ये पूरा जो एक्चुअली क्या है ना कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक जो है, ऐसा पढ़ कहते हैं एटम बम फोड़ दिया। एटम बम फूटा है तो अब सब तो अपनी जान बचाने में लगते हैं ना, तो भागने लगते तो सब तितर बितर हो जाता है। तो यहाँ पे वो जो एटम बम फूटा है, तो लोग अब मीटिंग में क्या तय हो उससे ज्यादा खाली बस अटैक करने पे लगे। अभी आप पहले बताइए इनको कि वन नेशन वन थ्योरी को लेके, इलेक्शन को लेके क्या कहा गया, फिर इस पे हम बात करेंगे। चलिए, वन नेशन और वन इलेक्शन की पर बात कर लेते हैं कि जिस तरह से प्रहलाद जोशी की बात कर ले तो प्रहलाद जोशी ने पहले तो अपने ट्विटर पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, और तमाम जब कल जो ये बात आई उसके बाद जो है विपक्ष में भी इसकी जो है खासा जो एक पूरा राजनीति को पलटते हुए इस पे पूरा एक तरह से बल कह ले कि खींचतान हो गई। पूरा इनका जो मीडिया अटेंशन था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी की ओर आ गई। उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी हुई वन नेशन को लेके, विपक्ष और जो है सत्ता पक्ष में इसको लेके बातचीत हुई। योगी आदित्यनाथ ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी, अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तमाम लोगों ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले आपको उन सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं, फिर इस पे जो है आपको बताते हैं कि क्या इस पे जो है चर्चा होगी। ना, अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी। जहां मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। धन्यवाद। विशेष सत्र बुलाया गया। एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है।
और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। तो कितने महायुति पे कितना इफेक्ट गिरेगा इसके बारे में? इंडिया नहीं है वो, इंडिया अलायंस है, इंडी, INDIA। हाँ, बीच में डॉट है सब। तो इसलिए वो अभी जो बैठक हुई है, अभी सब लोग जो 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तभी से सब विस्थापित हो गए। विस्थापित मतलब पता है ना, तो तभी से वो कोशिश कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने कोशिश की, 2019 में कोशिश की। 2019 में तो ज्यादा बढ़कर मोदी जी की सीटें आई, NDA की सीटें आई और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 2024 में भी इस देश के लोगों ने तय कर लिया है कि जो भारत देश की प्रगति कर रहा है, देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को पूरे दुनिया में आगे बढ़ा रहा है। आज कितनी योजनाएं देश में चल रही है जो 50-60 सालों में जो पहले वाली सरकार ने नहीं किया, वो सिर्फ 9 सालों में मोदी जी के सरकार ने किया। ये लोग जानते हैं और ये लोगों को चाहिए विकास, डेवलपमेंट। ये झगड़े वगड़े नहीं चाहिए। ये आज जो हुआ है, कितनी सब टोलियां आई है वहां पर, अभी वो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रहा है। अभी उनके नंबर्स, उनके नामों से देखा जाए तो हर एक के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले उनके नाम पे लिखे हैं। ये बड़ी टीम है, ये टोली है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना ही कहूंगा, ये सब इकट्ठा पहले भी आए थे, ये इकट्ठा आ रहे हैं मोदी जी के डर से। मोदी जी के ऊपर नफरत है, द्वेष है। एक व्यक्ति जो देश का काम कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, राष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है, उसकी बदनामी जाके प्रदेश में करते हैं। ये ऐसी कौन सी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है? और इसीलिए वो कितने भी कोशिश करे, जनता ने तय कर लिया है। अभी कोई बीच में सर्वे आया था कि 80% लोग मोदी जी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, इसी में तो मोदी जी की जीत है। ये डर गए हैं सब लोग और ये सब स्वार्थ से आ गया है, स्वार्थ से इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बस नहीं, देखिए, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, कल प्रहलाद जोशी जी का जो ट्वीट है वो उतना ही कहा कि अमृत काल में और ये 5 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। बाकी एजेंडा क्या होगा इसके बारे में कुछ उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि कयास लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो भी उद्देश्य होगा सेशन का, बहुत जल्द लोगों को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी तो कमेटी बनी है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, तो इतनी जल्दी उसकी बिना रिपोर्ट आए तो बिल तो आने की कोई दूर तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस विशेष सत्र में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हम लोग को इसके बारे में कोई संकेत या किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। सर, अगर वन की बात करें से कई योजनाओं को काफी समय तक रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन चल रहे हो, तो ऐसे में लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो रहकर उससे प्रभावित होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर एक लंबे समय से देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सन 1999 के आसपास से ही लॉ कमीशन के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए, और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं, सदन में भी इसको लेकर, पार्लियामेंट्री कमिटीज के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। और ऐसे में जब इसको अधिकृत तौर पर संभवतः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिसपे सबको चर्चा करने की। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
अब उनके अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जो है सियासत भी गरमाई हुई है विपक्ष में। इस पर क्या? देखिए, एक्चुअली ये बहुत ही मतलब कहा जाए तो एक अजीब सी चीज होती है। अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कभी कि जब राष्ट्रपति के पद पर कोई आ जाता है तो राष्ट्रपति के बाद जब वो उस पद से हट जाते हैं तो उसके बाद जो है किसी तरह की कोई कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया जाए या सदस्यता, इस तरह की चीजें नहीं दी गई है वर्तमान समय तक। ठीक है, मतलब अभी तक। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह का मतलब कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। तो और इसको लेके जो है कहा जाए एक अखिलेश समाजवादी पार्टी से जो है रामगोपाल यादव जो है उन्होंने इस पर ऐतराज भी जताया है कि ये बहुत अलग सा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था कि इस तरह के किसी और को रख लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह के जिम्मेदारी देना जो है सही नहीं है। खैर, इस पे अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, सुशील मोदी जी ने कहा, सारे लोगों ने कहा कि ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी कदम है और मतलब वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं क्योंकि ये इससे जो है बहुत सारे फायदे भी हैं। खासतौर से ये है कि आप पूरे 5 साल जो है या हर समय जो इलेक्शन मोड में रहते हैं उससे दूरी। बाकी तो चीजें एक अलग है कि देखिए, कुछ लोगों का कहना इसमें यह है कि जो पैसों का खर्च है उसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, वो तो उतना ही होने, क्योंकि मैन पावर तो उतना ही लगेगा, वोटिंग के लिए तो चीजें बढ़ेगी, बहुत कम अंतर रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो बदलेंगी। ठीक है, लेकिन इसके अब सिर्फ पैसा ही नहीं है, और भी चीजें हैं जिस तरह की इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जिसमें मैंने कल भी कहा था कि इतना आसान नहीं होगा कि हम इस तरह का चीज करें। लेकिन देखिए, भाजपा जो है वो अपनी तरफ से चूंकि इस तरह की चीजें लाई गई है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो जो भी भाजपा के जो सिपहसालार हैं, जो भी मतलब सैनिक हैं, एक तरह से मैं तो सैनिक ही कह रहा हूँ कि जितने भी नेता हैं वो तो इसका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहुत सारे विपक्षी लोग भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जैसे देखिए, अभी जो सबसे बड़ी जो चीज क्या हुई है कि जो इंडिया गठबंधन में जो शामिल लोग हैं, इसमें से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि सपा है, सपा इसका पुरजोर समर्थन कर रही है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन में जो एक इलेक्शन कमीशन जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने जब सिफारिशें मांगी थी, सभी पार्टियों ने अपने अपने राय दी थी। उसमें जो है सपा का कहना है कि ये होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तो कहा था कि 2019 के चुनाव के समय से ही इसे लागू कर देना चाहिए। और तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजू जनता दल ने कहा ऐसा होना चाहिए। टीडीपी ने कहा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, कुछ चीजों को पे हमें ध्यान देनी चाहिए। तो अकाली दल ने कहना चाहिए। जिसकी अभी सत्ता तमिलनाडु में डीएमके ने कहा कि नहीं होना चाहिए, एआईडीएमके ने कहा कि ये होना चाहिए, ओवैसी जी बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये सब के पीछे अच्छा रीजन क्या बता रहे हैं? हर किसी का अपना अपना एक रीजन है। सबसे पहले ओवैसी जी का कहना है कि ये असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि आप जो संविधान में छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि जो भी चुनाव से रिलेटेड जो ये हैं आर्टिकल्स हैं वो 82, 83 आते हैं। फिर जो स्टेट इलेक्शन है उसके तहत जो 172 आर्टिकल है, तो कहने का मतलब कि उसमें आपको संशोधन तो करने ही पड़ेंगे। और दूसरी चीज की अगर पेचीदगी है तो उसको आप दूर कैसे करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो विरोधाभास है आपस में, लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि अब तो जो इसके सपोर्ट में थे वन नेशन वन इलेक्शन के, और जो इसके विरोध में थे, सब तो मिलके एक गठबंधन में आ गए। अब जब गठबंधन में आ गए हैं तो अब क्या कहेंगे कि वन नेशन। अब अगर इनसे एक एक 1 by 1 पूछा जाए तो ये इनका जवाब क्या होगा आज के समय में? तो लेकिन इसमें जो है एक और चीज बताऊं, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम तो आज भी तैयार हैं, लेकिन क्या पूछिए भाजपा से कि क्या यूपी में वो करवाने को तैयार हैं? क्योंकि पिछले साल तो इलेक्शन हुआ है, तो अभी तो 1 साल पूरा नहीं हुआ है इनका। तो वो तो चाहेंगे ही तो कि ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है मामला जल्द से जल्द हो जाए। खैर, विपक्ष क्या कहता है इस पर, सुनिए कि विपक्ष ने क्या क्या कहा। सर
चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? एक देश एक चुनाव, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। राज्यों की जो स्वीकृति है, ये हमारे संविधान में इसका जो संशोधन करना है, ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है। इसके लिए बुलाया जा रहा है, इसके लिए बुलाया जा रहा है। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए इससे संभव नहीं, राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहां अपनी विधानसभा बना सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये हमारी सरकार। तो एक लाइन का वो कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद हो जाएगी। आप ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मराठीमध्ये वन नेशन वन इलेक्शनची कमिटी केली। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। Talks will resume today when the formal meeting starts, and lot of deliberations will take place. All party leaders will be contributing, and then they will unanimous and consensus will be there, and unanimous decisions will be taken. Sir, one nation, one election. How do you react? See, one nation, one election, whatever the concept is, that needs to be put forward to the political parties across the spectrum, and then the thoughts, the contribution, deliberation, discussion would take place, and then the decision would be arrived, because this is, though political parties or the center ruling party is deciding unilaterally, that doesn't mean it should be facilitating the voters. It should facilitate the electorate. And what base of democracy is that Indian democracy believes in the power of the voter, and that is Indians. We the Indians will decide. तो बीजेपी के मन में डर है, इसी वजह से नया नया फंडा लेकर वो आ रही है। वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हुए विपक्ष ने मुझे सबसे बड़ा चीज लगा इनका जो संजय राउत ने कहा कि फेयर इलेक्शन पहले जरूरी है। तो फेयर इलेक्शन में पंगा कहां है, पहले आप ये बता दीजिए, क्योंकि फिर वही बातें होती है। अगर फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था तो आप बताइए कि आपकी जो शिवसेना की जो सीटें आई थी, क्या वो, क्योंकि आप तो बीजेपी के साथ लड़े थे उस समय, तो आपने बीजेपी के साथ लड़ा था ना, तो क्या आपको जो सीटें आई थी वो अनफेयर तरीके से आई थी? आप इसका जवाब देंगे? तो ये सब जो अभी जितने भी लोगों ने बोला है, ये सारी बस वही विरोध करना है तो हमें बातें कुछ ना कुछ बोलने की जरूरत है, और उसी तरह से सपोर्ट में है। लेकिन समझना ये होगा कि जिस तरीके से हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए आइडियली कहा जाए तो ये बहुत अच्छा है, होना चाहिए, ताकि आदमी ये जो बार बार के पछड़े हैं उससे बच जाएगा, तो अच्छी चीज है। पर समस्या यह है कि मैंने कहा था कि कल जिस तरीके से कहा था कि पेचीदगी बहुत ज्यादा है, और जो संविधान में संशोधन की जरूरत है, तो ओवैसी जी ने कहा कि असंवैधानिक है। तो मैं पहले, अभी क्या ना भ्रम क्यों पैदा होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को असंवैधानिक बड़े आराम से कहते थे, क्योंकि जो जनता है उसको समझने को तैयार नहीं होती, यह असंवैधानिक है, यह अलोकतांत्रिक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि संविधान में बहुत सारी चीजें जो हुई है उसको संविधान में संशोधन के थ्रू किया गया है। ऐसी थोड़ी 128-29
संशोधन हो चुके हैं संविधान में। तो कुछ चीजें जब हम समय के साथ चल रहे हैं, तो जब समय की मांग है तो उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो फिर असंवैधानिक कैसे हो गया? सबसे बड़ा संवैधानिक कदम लिया गया, उस पर तो आप आज भी नहीं बोलते। आज भी नहीं बोलते कि भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों बना दिया गया, आप नहीं बोलोगे। जिस तरीके से कहा गया कि सेकुलर कर दिया गया, तो आप नहीं बोलेंगे कि यह असंवैधानिक था, क्योंकि ये प्रियम्बल में चेंज किया गया। बाकी जगह करते तो समझ में आता, लेकिन आप असंवैधानिक कहते हैं। खैर, ये तो एक अलग चीज है, हर किसी का अपना अपना तर्क है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें इसे अगर लागू करना है तो बहुत जगह पे चेंजेस की जरूरत है, जैसे खासतौर से संविधान धाराओं को तो चलिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब अगर एक बार इलेक्शन कराएंगे तो जो कल जो बातें हो रही थी कि अगर जहां भी 1 साल हुआ है या 6 महीने हुए, वहां पे क्या होगा? और अब मान लेते हैं कि सबने कहा चलिए आप एक साथ करवा लेते हैं इलेक्शन, तो वैसे कंडीशन में जब सरकारें बनती है तो आप जब टूट जाएगी तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा कि क्या अभी मतलब ये इतना सक्षम है अभी हम कि अचानक अगर 6 महीने के अंदर कहा जाए इलेक्शन करा देने के लिए, तो ये पॉसिबल होगा कि 6 महीने में ये चीजें हो जाएंगी? हालांकि इस पे उन्होंने कहा है कि अभी प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये अभी विचार किया जा रहा है कि ऐसा होगा। उन्होंने आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि तुरंत लागू हो रहा है, ये तो एक विचार किया जाएगा। हाँ, विचार का विषय है, तो इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन ये अभी भी बम फोड़ना बहुत जरूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि आगे के कौन से मुद्दे होंगे उससे भी बताया जाएगा, और जिसमें भी एक कहीं ना कहीं भूरी भूरी चीजें कही जा रही है कि हो सकता है कि इसमें जो है यूसीसी भी शामिल हो और उसे भी कराया जाए। हालांकि होगा क्या, ये तो देखना होगा। तो ये जो है सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो संवैधानिक हो गया, दूसरा कि ये जो पेंच है, इस पेंच को आप कैसे करेंगे? तो इस तरह की समस्याएं अभी लगी हुई है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जो है आप कुछ भी कहें, इतना आसान नहीं है। अगर ये बिल्कुल ही लागू कर दें और जीत पे अड़ जाए, हालांकि कई बार मोदी सरकार ने ऐसा किया है कि नोटबंदी जो है बिल्कुल ले आए और उस समय आपकी तैयारी नहीं थी, जीएसटी ले आए और आपकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि कई चीजें जो है अव्यवस्थित दिखी थी उस समय। हालांकि आप नहीं मानने को तैयार होते हैं, लेकिन ऐसी चीजें थी कि जो अच्छा करने के कोशिश में भी आप कई बार जो है बिना प्रिपरेशन के चीजों को अनाउंस करते हैं। इस बार आपने क्या किया है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि 2014 के पहले से मैनिफेस्टो में भी जब बीजेपी के थी तो आप करते आ रहे थे, लेकिन इसको प्रशासनिक तौर पे अगर जब लागू करते हैं तो कितने तरीके से लागू कर सकते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इन्होंने जो है एक कमिटी जो बनाई है जिसको रामनाथ कोविंद जो है अध्यक्षता करेंगे, तो अभी वो फैसला देगी, उसके बाद ही होगा। लेकिन ये कितने दिन के अंदर अभी रिपोर्ट देना है ये तय नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने अनाउंस किया है कि ये कमेटी बना दी गई है। तो अभी बहुत पेचीदगी है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई है कि ये जो फेल हुआ है गठबंधन 1 नेशन 1 इलेक्शन के बम पे, एटम बम पे, ये जो है बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अब जो है आज ना एक चीज और देखेंगे, आज सबके सुर बदले हुए से लग रहे थे। सब अपने प्रधानमंत्री मतलब कि प्रधानमंत्री का मुद्दे पे भी बात हुई कि भाई आप डिक्लेयर करो, संयोजक डिक्लेयर करो, बार बार हम नहीं आ सकते। तो वो अपने हर कोई अपना राग अलापने लगा, अपना राग अलापना, अपनी खींचातानी में जुड़ गए। तो ये कहीं जो मीटिंग का जो मेन मुद्दा था उससे भटक गए। अब सब लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन पे बात करने लगे। पहली बार ये कि पर्सनल अटैक नहीं करेंगे पीएम मोदी पे, और यहाँ बात ही सारी जो है सब उल्टी हो रही है, सब एक ही तो मोदी जी ने अच्छा अब क्या है, अब जो संशय क्या है कि कश्मीर में एनसीपी और पीडीपी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों एक साथ, फारूक अब्दुल्ला, अब यहाँ पे तो दोनों साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। अगर एक साथ इलेक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? क्या एक साथ इलेक्शन लड़ लेंगे? सबसे बड़ी चीज है, क्या बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस और सीपीआई एक साथ मिलकर चुनाव बीजेपी के अगेंस्ट लड़ेंगे, जो ऐसे ही वहां पे हारती है? वहां पे तो अभी बेस बनाने की कोशिश में है ना बीजेपी, तो आप एक साथ चुनाव लड़ लेंगे? तो ये भी एक समस्या आएगी। तो बहुत जगह की इस तरह की समस्याएं हैं कि आप चुनाव, केरल में आप बताइए क्या करेंगे? केरल में जो है सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस, क्या आप मिलकर चुनाव लड़ लेंगे? वहां पे तो आपका ही जनाधार है, तो वहां क्या करेंगे? तो बहुत अब ये जो सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे समय पे लाया गया। अभी शायद मुझे लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जो है ना मोदी नहीं करते, अभी इसको वो जनरल मतलब इसको एक
चर्चा लगातार चलती रहती, ये बाद में लाने की कोशिश करते, लेकिन इंडिया अलायंस जिस तरह से आया, लोगों ने सोचा कि अब तो ये है। और देखिए कहीं ना कहीं होता तो है कि डर की एक, या जब कोई भी सिंपल सी बात है कि युद्ध में जब अगर सैनिकों की ताकत बढ़े तो उसको तोड़ने की कोशिश तो की जाती है। तो इस युद्ध में जब लगा कि सभी अब ये इकट्ठे हो रहे हैं तो इनको तितर बितर करना बहुत जरूरी है, तो बम फोड़ा गया। अब क्या है, अब सबसे पहले तो इसमें से बहुत सारी पार्टियां हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में नहीं है। ऐसे कंडीशन में पहले तो अब आपको आम सहमति बनानी पड़ेगी, आपस में आप क्या करेंगे अब इसका, क्योंकि विधानसभा तो सॉरी विशेष सत्र तो अभी है, वोटिंग तो अभी होगी, तो वहां पे क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आपने दिल्ली सर्विस बिल पे एक साथ सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया और एक तरफ वोट दिया, अब क्या करेंगे, क्योंकि आपने जो है लॉ कमीशन में भी आपने अपना स्टेटमेंट दे रखा है कि आप पक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आपने बता रखा है। वैसे कंडीशन में अब आप वोट किसके तरफ करेंगे, फेवर में करेंगे कि आप सपोर्ट में करेंगे, तो ये भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी इनके लिए। तो अभी 18 दिन बाद ही जब शुरू होगा चर्चा, तो उस समय पहले आम सहमति आपकी आपस में बननी चाहिए। अब इस पे जो है असमंजस होगा, फिर चुनाव लड़ने के समय में भी यही होगा कि अगर मान लेते हैं होता है, यही कहा जाता है कि ठीक है जी अभी जो है सारे इलेक्शन खत्म, जो भी होगा वो मई में, मतलब 1 साल का टाइम मिलता है हमारे पास, 1 साल 9 महीने का टाइम है, तो हम उस समय इलेक्शन करेंगे, तब तक करेंगे। और अगर कहा जाए अखिलेश यादव जी की बात मान ली जाए कि योगी जी कहें कि जी हम अपना सरकार को डिसॉल्व करने को तैयार हैं और अगले साल हम चुनाव भी कराने को तैयार हैं, अगर ऐसा मान भी लिया जाता है तो सबसे बड़ी चीज होगी कि आप कितना जो है मिलके एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे। एक साथ आप जो लोकसभा का चुनाव में आप एक साथ खड़े होंगे और कहा जाएगा क्योंकि प्रचार भी तो साथ साथ चलेंगे, तो उस समय कहां जाएंगे आप। कुल मिला जुला के ये बहुत पेचीदा मामला है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देखिए रिजल्ट चाहे जो भी हो सकता है कि अभी आगे इसे टाला भी जाए कि ठीक है अभी नहीं होगा, ये जो है हम 2 साल बाद इस पे फैसला करेंगे, तब तक आम सहमति बनाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से अगर ये पास कराने की कोशिश की जाती है या पास होता है, तो जो मास्टर स्ट्रोक है इसमें अब देखिएगा आपसी विवाद में ये फंसेगा, और ये तो नहीं हो सकता कि सारे 28 के 28 दल जो है इसके विरोध में आ जाएंगे। तो ये जो है कहा जाए कि या तो टूटेगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा देखिएगा कि अभी ये टालने की कोशिश चलती रहेगी। तो ये जो है सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक एटम बम जो है का काम किया है ये, और इस कारण से ये जो दूसरा जो तीसरा जो मीटिंग है वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया। लोग वहां ये नहीं समझ पाए कि हम बात किस पे करें, और वो जैसे होता है ना कि आप अटैक की मुद्रा में गए थे कि हम अटैक करेंगे और आप पूरे डिफेंड पोजीशन मोड में आ गए कि मीडिया के सवालों का जवाब देते रह गए, मुद्दा आपका पूरी तरह से बदल गया। ये नहीं पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की ये जो 2 दिवसीय की बैठक थी इसमें क्या आपने फैसले किए, बल्कि ये सवाल दागा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या कहना है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये जो 2 दिवसीय की इनकी बैठक थी उस पर तो पानी फिरा ही फिरा और ये फेल होती हुई नजर आई। अब देखना ये होगा कि जो दिल्ली में बैठक होगी उस पे क्या सीटों की साझेदारी और क्या किन मुद्दों पर इंडिया एयरलाइंस जो है बात करती है, फैसले लेती है। खैर ये तो होगी वन नेशन वन इंडिया की बात, जिस पर आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या इस पर बिल पास होगा या फिर इसको अभी और ये सिर्फ एक भटकाने का जरिया था। इस पर चर्चा आगे की जाएगी, काम इस पर आगे होगा, ये देखने वाली बात होगी।